अभी राज्य का जो मॉर्टेलिटी रेट है या डेथ रेट जिसको आप कह सकते हैं वो 2.80% है। अगर हम लोग कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें, झारखंड राज्य में जो टोटल 107 केस है, तो हमारा जो बढ़ोतरी का दर है, ग्रोथ रेट, वो 11.80% है। और हमारा जो डबलिंग पीरियड है वो 6.21 दिन का है। ये अभी नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम है, लेकिन डबलिंग रेट अभी एज ऑन डेट हमारा 6.21 दिन है। अगर हम लोग इसमें से सबसे ज़्यादा केसेस का जिला है रांची जिला, जहाँ पर ग्रोथ रेट 18.3% है और डबलिंग रेट 4 दिन का है, 4.1 दिन का है केवल। अगर हम लोग रांची जिला के अतिरिक्त बाकी 23 जिलों का डाटा देखें तो हमारा ग्रोथ रेट मात्र 4.72% है और डबलिंग रेट 15 दिन का है। अगर हम रांची जिले में भी केवल हिंदपीढ़ी की बात करते हैं, क्योंकि हिंदपीढ़ी हमारा एक हॉटस्पॉट है, तो यहाँ का ग्रोथ रेट लगभग 11.03% है और इसका डबलिंग रेट जो है वो 6.63 दिन का है। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि राज्य में कुल 129 कोविड केयर सेंटर जो बेसिक केयर के लिए है, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, 57 डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर जो मॉडरेट लेवल सिम्टम्स के पेशेंट्स के लिए है और 21 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें टोटल 7,726 नॉन आईसीयू बेड्स हैं, 489 आईसीयू बेड्स हैं और 206 वेंटिलेटर्स हैं। सभी डीसीएच जो 21 डीसीएच के सारे बेड्स और डीसीएचसी के लगभग 900 बेड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध है और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि प्रत्येक जगह पर जहाँ पर भी अस्पताल है अधिक से अधिक संख्या में जो बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग करा सकें। अगर हम लोग कंटेनमेंट जोन की बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि अभी राज्य का एक जिला रांची जो है वो रेड जोन में आता है। भारत सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन के रूप में जो क्लासिफिकेशन किया है, राज्य का एक जिला रांची रेड जोन में आता है और 9 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं और शेष 14 जिलों में कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है। अगर किसी भी जिले को ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में कन्वर्ट होना है तो उसका जो मापदंड आज ही भारत सरकार ने घोषित किया है वो यही है कि लास्ट केस के बाद 21 दिन तक कोई नया केस नहीं आना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ धनबाद में जैसे दोनों पेशेंट्स हमारे ठीक हो चुके हैं, तो अभी अगर 21 दिन में कोई केस नहीं आता है तो हम लोग धनबाद को भी ग्रीन जोन डिक्लेयर कर सकेंगे। जितने जगहों पर केसेस पाए गए थे सभी जगहों पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं ताकि उन इलाकों को पूर्णतः सील करके वहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश पर और रहने वाले लोगों के बाहर जाने पर रोक लगाई गई है। आज की तारीख में राज्य में कुल ऐसे 33 कंटेनमेंट जोन्स कार्यरत है। सबसे ज़्यादा रांची शहरी क्षेत्र में 15 जोन्स कार्यरत है और इसके अलावा बाकी सब एक जोन सभी जिलों में कार्यरत है। जहाँ तक स्टॉक पोजीशन की बात है, हमारे पास फेस मास्क, पीपीई किट्स, वीटीएम किट्स सभी जिलों में प्रॉपर संख्या में उपलब्ध है और राज्य मुख्यालय में भी इसकी पर्याप्त मात्रा वर्तमान में उपलब्ध है ताकि किसी भी जिले को जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ से उसकी आपूर्ति कर देते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ विशेष सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि जो कोविड-19 के एपिडेमिक के दौरान कई ऐसी शिकायतें आ रही है कि जो सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अफेक्ट हुई है। हम लोगों ने सभी राज्य के सभी चिकित्सालय जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सदर हॉस्पिटल्स हैं, उनको स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पेशेंट का प्रोफाइल देखते हुए उनका इलाज करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे। जो आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने हैं कोविड-19 को लेकर उसकी पूरी विस्तृत मार्गदर्शिका सबको सर्कुलेट की जा चुकी है। इसी तरह से सभी निजी अस्पताल को भी हम लोगों ने आदेशित किया है कि वे तत्काल अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे जहाँ जहाँ पे बंद है और नागरिकों को जो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध कराएंगे। जो सुरक्षात्मक उपाय करने हैं उसका वो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। थैंक यू। कल गृह मंत्रालय ने निर्देश गाइडलाइन जारी किया है, जो प्रवासी मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में आएंगे या उनको लाया जाएगा, तो उनके लिए जो गाइडलाइंस उसमें क्वारंटाइन करने से लेकर तमाम तरह की बातें कही गई है, उसको लेकर क्या आप लोगों की प्लानिंग का है? प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम घोषित करेंगे और जैसे जैसे उनके आने की कार्यक्रम हम लोग फाइनलाइज होगा तो उन सबको क्वारंटाइन में रखा जाएगा
अगर वो उसमें थोड़े से भी कुछ सिम्टम हो या वो किसी ऐसे एरिया से आते हो जहाँ पे अधिक केसेस हुए हो तो उन्हें पूरी तरह से स्टेट क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर वो अदरवाइज हेल्दी है तो उन्हें होम क्वारंटाइन में भी रखा जा सकता है। और यथासंभव हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने का प्रयास करेंगे ताकि उनका रिकॉर्ड तो रहेगा ही हमारे पास, ताकि हम उनको ट्रेस कर सकें और जब जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो फिर वो अपने घर भी जा सकेंगे। इस पर अभी एक नीतिगत निर्णय आपको शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। अभी आज के तारीख में हमारे 4 जांच केंद्र कार्यरत है, प्लस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो एक निजी केंद्र है वहाँ भी जांच शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार 3 नए जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे लेबॉर्ट्री स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है, लेकिन नई लेबॉर्ट्री स्थापित करने में लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा। फिर भी भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको देख रहे हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति निजी तौर पर अपनी जाँच करवाना चाहते हैं तो हम लोग जो यहाँ पे ICMR की प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज है उनको प्राधिकृत कर रहे हैं, ताकि वो कोई निजी व्यक्ति अगर अपनी जांच कराना चाहते हैं तो जो निर्धारित शुल्क है उसको देकर वो अपनी जांच करवा सकते हैं। हम लोग उसका प्रोटोकॉल बना दिए हैं और हमको लगता है आज या कल में ही हम लोग इसको अधिसूचित कर देंगे। ICMR ने निर्धारित किया हुआ शुल्क है निजी शुल्क के लिए 4,500 रुपये। वेंटिलेटर अभी वर्तमान में हमारे पास 206 वेंटिलेटर बेड्स हैं। अभी मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर 1000 से कम PPE उपलब्ध है। क्योंकि सर खबरें आ रही थी कि पीढ़ी में PPE किट के कारण सैंपल नहीं लिया जाए। वो स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जो एक कंफ्यूजन की कुछ स्थिति थी उसके चलते वो स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसका PPE किट की उपलब्धता से कोई लेना देना नहीं था। That's it. Thank you. आपको कुछ बताना? डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो लास्ट टाइम जो हम लोग की मीटिंग हुई थी उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की 27 अप्रैल को मीटिंग हुई थी। यही डेवलपमेंट जैसा मैंने आपसे कहा कि लगभग हर सप्ताह स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है विच इज हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। तो उनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो शॉप्स वाला निर्णय था वो आप लोग को जानकारी दी गई थी। जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड शॉप्स का रिलैक्सेशन भारत सरकार ने दिया था, जो यहाँ पे ये निर्णय हुआ कि अभी फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, ये निर्णय दिया गया था। उसके अलावा एक निर्णय और हुआ था कि जो फंड्स डिस्ट्रिक्ट्स को 1,36,50,000 और हम लोग दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग कुछ उपस्थित रहे होंगे, ACS फूड ने जानकारी दी होगी कि कुछ एडिशनल उन्होंने दाल भात के लिए स्वीकृत किए हैं। तो उसके लिए जो 5 रुपए की सब्सिडी है होमलेस और माइग्रेंट वर्कर्स को उपलब्ध कराने के लिए खाना, तो उसके लिए हम लोग ने दिया 1,36,50,000। जो पिछली बार जो जानकारी दी थी उसमें ये फंड्स तक ये एक एडिशनल डेवलप। सर, जो बाहर से लाना है मजदूरों और लोगों को, उसके लिए किस तरह की तैयारी हो रही है? देखिए, उसमें आज कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थी, उसमें काफी डिटेल उसमें बातचीत भी हुई है और उसमें आपको डिटेल SOP बनानी है और कंसर्न स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जो दूर वाले स्टेट्स हैं उसमें इश्यूज हैं, ज्यादातर स्टेट्स ने उठाए, क्योंकि बस से मूवमेंट कितना फीसिबल रहेगा। फॉर एग्जांपल, स्टेट यहाँ से अगर मूवमेंट करना है तमिलनाडु, तो उतना लंबा डिस्टेंस बसेस में कितना फीसिबल होगा, इस पॉइंट को लेकर ज्यादातर स्टेट्स ने भी अपनी बात रखी है और ट्रेन मूवमेंट वगैरह की बात लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है। एनीवे, उसके अलावा भी जैसे बगल के भी स्टेट्स हैं तो हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेशन में भी हैं, SOP भी तैयार हो रही है। हम लोग प्रयास में हैं कि केस बाय केस बेसिस पे हो सकता है कि जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे आज इस समय आपसे बात हो रही है, काउंटर पार्ट डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल और बिहार से बातचीत चल रही है, क्योंकि उसमें लिस्ट ऑफ वर्कर्स जो स्ट्रैंडेड वर्कर्स हैं वो एक्सचेंज करी जाती है। गवर्नमेंट क्वारंटाइन उनका पूरा हो गया है, वो भी एक्सचेंज कर रहे हैं। वहां से क्लियरेंस लेके, यहाँ से क्लियरेंस लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं
कि ये मूवमेंट आज शुरू हो, नहीं तो कम से कम लेटेस्ट कल तक शुरू हो जाए। तो जैसे एक मूवमेंट होता है तो उसके लर्निंग पॉइंट्स आएंगे, जिससे कि हम लोग को मदद मिलेगी आगे और बड़े पैमाने पर स्टैंडर्ड वर्कर्स के मूवमेंट। सर, गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बस से लाना है, क्या पॉसिबल है? 9.5 लाख 9,59,60,000 समथिंग अभी तक रजिस्टर्ड है, पॉसिबल है? मैं रजिस्टर्ड जो संख्या आप बता रहे हैं, जो वो नंबर्स एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। स्टेट चीफ ऑफिस नोडल ऑफिसर अमरिंदर सर हैं, उनसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा, स्टैंडर्ड को लाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी बात हुई। फिर जो दूर वाले डिस्टेंसेस हैं उसमें बताया गया, और स्टेट्स ने भी इशू उठाया है कि लार्ज नंबर्स को हम लोग को बसेस से लाना फीसिबल नहीं होगा, सेफ भी नहीं होता है उतने लार्ज डिस्टेंसेस में, क्योंकि बसेस के ब्रेकडाउन वगैरह का इशू आता है। रास्ते में हो सकता है कि रिपेयर शॉप्स वगैरह लॉकडाउन की वजह से ना खुली हों। तो सारी चीज़ों को देखते हुए डिटेल हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अगल बगल वाले स्टेट्स के साथ एडवांस में बातचीत चल रही है। मेरी आज भी वेस्ट बंगाल से बात हुई है, वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ के डिस्ट्रिक्ट से बात भी हो गई है। तो हो सकता है कि पहला मूवमेंट हम लोग आज करें, फर्स्ट मूवमेंट आज शुरू हो सकता है। अगर शुरू होता है तो मैं आप लोग को PID के थ्रू हम लोग आप लोग को जानकारी दे देंगे। ये डेटा लेबर डिपार्टमेंट का कंट्रोल उनका है सर, ऑफिशियल डेटा मिला है ऑफिशियली हमको। नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि एक डेटा है बाहर सारे लोग जो रह रहे हैं, फिर उसमें होता है कि कितने लोग स्टैंडर्ड हैं, फिर तीसरा है कि कितने लोग आना चाहते हैं। जितने लोग सारे हैं वहाँ पे, अब जो लोग सारे के सारे बॉम्बे काम करने के जरूरी नहीं कि सारे लोग आना चाहते हैं। तो उसमें अमरिंदर सर और वो पूरी टीम, विनय सर, सब लोग बैठ के उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि कौन आना चाहता है, कैसे आना चाहता है। इसीलिए आज मैंने कहा ना, वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उस पर काफ़ी डिटेल में बात हुई। तो स्टेट्स ने अपने अपने अप्रीहेंशन भी रखे कि दूर वालों में क्या होगा है। तो पास वाला रिलेटिवली आसान है कि वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये रिलेटिवली आसान है। लेकिन आंध्र, वो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में उतना आसान नहीं होगा मूवमेंट बाय बसेस। तो वहाँ पे रेलवेज के लिए कई स्टेट्स ने रिक्वेस्ट करी है। सभी को जांच करके लाएंगे या फिर यहाँ उसमें क्लियर कट गाइडलाइन है, जो MHA का ऑर्डर है कि एट सोर्स भी स्क्रीनिंग होनी है, यहाँ पर भी स्क्रीनिंग होनी है। जैसे कोटा के बच्चे डेली पहुँच रहे हैं पासेस लेके वहाँ से, तो जैसे कल गोड्डा में आए, तो गोड्डा में आए तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई, और स्क्रीनिंग के बाद फिर उनको अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन में फिर गए। 4-5 दिन पहले बहरागोड़ा के थ्रू बच्चे आए थे, वहाँ से कोई भी बच्चे जो है जमशेदपुर के नहीं थे, पूर्वी सिंहभूम के नहीं थे, तो वहाँ पे उनको होल्ड कराया गया। 8-10 घंटे वो लोग रहे वहाँ पे घाटशिला में, सबकी स्क्रीनिंग हुई, सारे डिटेल्स कंसर्न DC के साथ शेयर हुए, फिर वो लोग आगे मूव करे होम क्वारंटाइन के इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सारी गाइडलाइंस हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, वो सारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा रहा है। वैसे अभिभावक जो सक्षम है अपने बच्चों को लाने के लिए, कहा जा रहा है कि DC के पास में आवेदन देना है, और उसके बाद ये क्या चला सकते हैं? हाँ, चल, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने हाँ, वो इंटरस्टेट पासेस उनको इशू हो। असल बाहर जो फंसे हैं, जो समूह में नहीं है, एक दो के लोग जो गए थे और मजबूरी। देखिए, पासेस हम बता रहे हैं, पासेस जो स्टेट ऑफ ओरिजिन होता है वहां से दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे, आपको अगर गुजरात जाना है तो आपको रांची के DM को अप्लाई करना होगा, गुजरात में ही अप्लाई करना है। अगर आप गुजरात में हैं तो आपको गुजरात के DM को अप्लाई करना होगा, तब यहाँ आ पाएंगे। तो जो ओरिजिन होता है एप्लीकेशन पासेस की, वहां पे होती है। और कल की गाइडलाइन के बाद जो पासेस का क्राइटेरिया इन गाइडलाइंस के लाइट में देखा जाएगा। तो उनको जो भी आगे सब क्वारंटीन रखा जाएगा। होम क्वारंटाइन तो सबके लिए, होम क्वारंटाइन तो फिक्स्ड है। जो बाहर के लोग यहाँ फंसे हैं वो किनसे संपर्क करेंगे अगर वो जाना चाहें? हम लोग, मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं आपने मिस किया। एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन इंटरस्टेट मूवमेंट अलाउड नहीं था, तो वो भी तो जाना चाहते हैं अपने घर।
हमारे लोग बंगाल में हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहां उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया, वो यहाँ आना चाहते हैं, तो वही हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि बस यहाँ से जब जा ही रही है तो बंगाल के भी मजदूरों को लेके चली जाए, उनको वहां पे छोड़ दे और वहां से लेके आ जाए, तो डबल पैसा नहीं खर्च होगा सरकारों का। तो वो चीज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो लेकिन उतना वो दो सरकार के बीच में, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में उतना कोऑर्डिनेशन करके टाइम लगता है, क्योंकि कल ही इंस्ट्रक्शन आया है, तो हम लोग उसे वर्कआउट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आज ये पहला मूवमेंट शुरू हो जाए। एक बार शुरू हो जाता है तो सबके लिए लर्निंग पॉइंट होता है कि करना क्या है, कैसे करना है।